एक ऐसा डॉन जिसे बचपन में उसका बाप छोड़कर चला गया। एक छोटे से गांव से निकलकर वो मुंबई की गलियों तक पहुंचा। शुरुआत एक मामूली मैकेनिक के तौर पर की। दिन में टैक्सी चलाता था, रातों को रंगदारी। लेकिन वक्त ने करवट ली और यही वो शख्स था जिसने एक दिन संजय दत्त को AK-47 थमाई। डी कंपनी का इतना वफादार बना कि 1993 एक मुंबई बम धमाके करवाए। गुलशन कुमार जैसे कई नामी चेहरों का कत्ल भी इसी के हाथों हुआ और ऐसे ही 50 से ज्यादा मासूमों की जान ली। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ये सब उसने किसी के इशारे पर नहीं, अपनी मर्जी से किया। फिर जब दाऊद से दुश्मनी हुई तो उस पर सरेआम गोलियां चलाई गईं, लेकिन ये डॉन बच निकला। एक खूबसूरत अदाकारा से ट्रेन में प्यार हुआ और वही प्यार शादी में बदल गया। देखते ही देखते वो 4000 करोड़ की संपत्ति का मालिक बन गया। जब जेल से बाहर आया तो उसके लिए 225 पुलिस वाले सुरक्षा में तैनात थे। खुद की फिल्म बनाई, उसमें एक्टिंग की और फिल्म इंडस्ट्री से खुलेआम वसूली करता रहा। जेल में भी उसके ठाठ बाकी थे। KFC का चिकन खाता था और जेल के अफसरों को इतना परेशान किया कि आत्महत्या तक करने पर मजबूर हुआ। आज भी वो जिंदा है और उसकी जिंदगी किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं लगती। तो आइए जानते हैं उस डॉन की कहानी जिसने सिस्टम, कानून और मौत तीनों को ठेंगा दिखा दिया। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम का जन्म 1960 के दशक में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में सराय मीर नामक गांव में हुआ था। उसकी जन्मतिथि को लेकर CBI और मुंबई पुलिस के बीच मतभेद हैं। अबू सलेम का पूरा नाम अबू सलेम अब्दुल कय्यूम अंसारी है। वैसे कई जगहों पर उसे अकील अहमद आजमी, कैप्टन और अबू समान के नाम से भी जाना जाता है। अबू के पिता एक जाने माने वकील थे। उनके 4 बेटे और 3 बेटियां थीं। उनकी मौत के बाद परिवार को बेहद गरीबी के दिन देखने पड़े। ऐसे में उनकी मां ने छोटा मोटा काम कर परिवार को पाला। अब्दुल कय्यूम अंसारी सराय मीर से नजदीकी शहरों की कोर्ट में मुकदमों के लिए जाया करते थे। एक बार वो अपनी राजदूत मोटरसाइकिल में जाते वक्त एक दुर्घटना का शिकार हो गए। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। अबू सलेम को उनके चाचा के देखरेख में पला बढ़ा, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। वह 4 भाइयों बहन में दूसरे स्थान पर था। पिता की मौत के बाद अब्बू का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हो गया। घर में भारी परेशानी आ गई, जिसके चलते अबू सलेम ने पढ़ाई छोड़कर काम करना शुरू कर दिया। उसने आजमगढ़ में ही एक मैकेनिक के यहाँ काम करना शुरू कर दिया, लेकिन जल्द वह काम के लिए दिल्ली आ गया। यहाँ उसने मैकेनिक का काम करने के बाद टैक्सी चलाना शुरू किया, लेकिन वह अपना और परिवार का गुजारा नहीं कर पा रहा था। इसलिए 1984 में काम की तलाश में वह अपने एक दोस्त शमी के साथ मुंबई आया था। उसका एक भाई, जिसका मालाड पश्चिम में होटल का बिजनेस था, उसके जोगेश्वरी स्थित घर में वह करीब 4 साल तक रहा था। सलेम ने 1986 में अंधेरी के एक शॉपिंग सेंटर में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खोली, जहां उसने सन 1992 तक कारोबार किया। 1980-1990 का माहौल ऐसा था कि हर कोई भाई बनना चाहता था। कईयों के लिए दाऊद इब्राहिम रोल मॉडल बन चुका था और वो उनकी तरह बनना चाहते थे, जो अपनी भाईगिरी दिखाते थे, और अबू सलेम उनसे काफी प्रभावित हो गए थे। 22-23 की कमसीन उम्र के अबू सलेम की आंखों में भी सपने पलने लगे थे कि वो भी भाईगिरी करें और लोग उनसे खौफजदा हों। ये 1989-1990 के दौर की बात है। खुलेआम जाकर कहे कि वो दाऊद का आदमी है तो उसे बुरी बात नहीं समझा जाता था। लोगों में इस नाम का डर था। ये बात और है कि आज कोई ये बात खुलकर कहता नहीं है। दिन के समय में अबू सलेम अपने शॉप पर बैठते और फिर रात को इन्हीं लोगों के साथ घूमते फिरते आवारागर्दी कर। मुंबई में कुछ माह बाद ही अब्बू की मुलाकात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के लोगों से हुई। पहले मामला दुआ सलाम तक रहा, लेकिन सन 1991 में गवली गैंग के शूटरों ने दाऊद इब्राहिम के बहनोई इब्राहिम पारकर का कत्ल कर दिया था। इब्राहिम के अंतिम संस्कार में अबू सलेम और रियाज सिद्दकी भी आए थे। वहां पर अनीस इब्राहिम के साले रहीम अंतुले ने सलेम और रियाज को एक दूसरे से मिलवाया था। उसके बाद सलेम के ऑफिस में रियाज नियमित आता जाता रहा। हथियार व विस्फोटक अबू सलेम अजीज के साथ भरूच से लेकर आया था। उसे रियाज ने ही उपलब्ध कराया था। इसीलिए अबू सलेम दाऊद के गैंग में अपनी खास जगह बना चुका था। जल्द ही उसने डी कंपनी में नियमित तरीके से भी काम करना शुरू कर दिया। उसके साथ उसका चचेरा भाई अख्तर भी शामिल था। यह जुर्म की दुनिया में उसका पहला कदम था। अबू सलेम के खिलाफ पहला मामला 1988 में मुंबई के अंधेरी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था, लेकिन 1991 में उत्तर पश्चिम मुंबई के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त आफ्ताब अहमद खान ने अबू सलेम को पहली बार गिरफ्तार किया था। यह उसकी पहली गिरफ्तारी थी। अबू पर आरोप था कि उसने लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में व्यापारियों से अवैध उगाही की कोशिश के चलते गोलीबारी की थी। उसके खिलाफ इस संबंध में मामला भी दर्ज था।
यह पहला मौका था जब पुलिस को अब्बू सलेम की तस्वीरें और फिंगरप्रिंट हासिल हुए थे। वैसे आते हैं कहानी पर। सलेम के एक रिश्तेदार अब्दुल वकील सऊदी अरब में काम करते थे। वह 1992 में मुंबई आए। उन्होंने अंधेरी में हंसनाबाद लेन में पासपोर्ट एजेंट और जॉब रिक्रूटमेंट एजेंसी के तौर पर अपना बिजनेस शुरू किया। उसी दौरान मेहदी हसन, जो खुद एक पासपोर्ट एजेंट था, उसने अब्दुल वकील के साथ काम करना शुरू कर दिया। मेहदी उन दिनों सलेम के पास भी आता जाता रहता था। सलेम के अनुसार सन 1992 में अजीज गोल्ड और सिल्वर स्मगलिंग के अवैध धंधे में शामिल हो गया। सलेम उससे गोल्ड और सिल्वर खरीदने लगा और उन्हें कांदिवली, मालाड के 2 व्यापारियों और अंधेरी की 2 दुकानों में बेचने लगा। दिसंबर 1992 के आखिरी सप्ताह में अजीज ने सलेम को सिल्वर लाने का लालच देकर भरूच चलने का ऑफर दिया और मेहदी हसन व कुछ अन्य को भी अजीज ने अपने साथ रख लिया। अजीज सभी को पहले बताई गई जगह से करीब 50 किलोमीटर दूर ले गया। वहां अजीज को एक मारुति वैन दी गई। सलेम ने देखा कि गाड़ी में पीछे साइड नीचे की ओर कोई लकड़ी का बॉक्स रखा हुआ था। वह मानकर चल रहा था कि इस बॉक्स में सिल्वर रखा हुआ होगा, इसलिए उसने अजीज से कोई सवाल नहीं किया। सलेम के अनुसार हम यह मारुति वैन लेकर अंधेरी में अपनी दुकान के पास आ गए। फिल्म अभिनेता संजय दत्त ने अनीस को फोन किया कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं और उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए कुछ गन चाहिए। अनीस ने अब्बू सलेम को फोन करके कहा। वहां से हनीफ इसी मारुति वैन में सभी को बैठाकर बांद्रा में संजय दत्त के बंगले ले गया। जिंदगी में पहली दफा अब्बू सलेम की मुलाकात किसी फिल्म स्टार से हुई थी। अपने सामने किसी फिल्म स्टार को देखकर भौंचक के रह गए थे और उन्होंने कम से कम 3 बार संजय दत्त को गले लगाया। हनीफ और बाबा चौहान ने पेचकस से मारुति वैन में रखा बॉक्स खोला। उस बॉक्स में 6 से 8 AK-47 राइफल्स दिख रही थीं। इन AK-47 को देखकर इन राइफल्स में से 3 संजय दत्त ने अपने पास रख ली है, जबकि शेष हनीफ, समीर व बाबा चौहान ने अपने पास सुरक्षित रखी। अजीज ने सलेम से मारुति वैन वापस करने को कहा, जो उसने कर दी। सलेम ने इसके बाद अजीज से उस सिल्वर चांदी के बारे में पूछा जिसे दिलाने के बहाने वह उसे भरूच ले गया था, तो उसने 2-3 दिन में इसे देने का भरोसा दिया। उसी दिन अजीज ने सलेम से कहा कि वह अगले दिन संजय दत्त के पास जाए। संजय दत्त ने कहा था कि उन्हें ज्यादा गन नहीं चाहिए और उनसे पास एक गन ही काफी है, जिस कारण सलेम को गन लेकर वापस आना पड़ा था और उससे 2 AK-47 लेकर इन्हें जैबुनिशा नामक महिला को डिलीवर कर दी थी। उसके बाद वह अगले दिन हनीफ के पास गया और फिर उसके साथ संजय दत्त के बंगले गया। संजय दत्त ने एक बैग उन्हें मतलब सलेम और हनीफ को दिया, जिसमें 2 AK-47 थीं। यह बैग बाद में जैबुनिशा को बांद्रा में माउंट मैरी स्थित उसके बंगले में दे दिया गया। अगले दिन अब्बू सलेम को अजीज द्वारा आदेश दिया गया कि वह जैबुनिशा के घर फिर जाए और उससे यह बैग वापस ले ले। सलेम पर आरोप है कि उसने इस बैग को अपने दोस्त मंसूर अहमद की ब्लू मारुति गाड़ी में कुर्ला में कल्पना टॉकीज के पास 3 दिन तक रखा। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है। अब्बू सलेम की जिंदगी का वो मोड़ जहां गोलियों की आवाजें, ब्लास्ट की गूंज और बॉम्बे के दहशत भरे दिन शुरू होते हैं। क्या आपने सोचा है कि एक मिडिल क्लास लड़का इतना बड़ा गैंगस्टर कैसे बन गया? कल हम आपको बताएंगे कि कैसे अब्बू सलेम बना डी कंपनी का सबसे खास आदमी, कैसे उसने की भारत में खून की होली और कैसे 1993 के बम धमाकों में उसका नाम हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि कल का एपिसोड आप मिस ना करें। अगली मुलाकात में मिलते हैं उस अब्बू सलेम से जिसने सिर्फ गन नहीं चलाई, एक पूरा शहर हिला दिया।